बर्फ से ढकी एक अनजान और बेहद खौफनाक दुनिया, जहां चारों तरफ हड्डी जमा देने वाली ठंड और सिर्फ मौत का सन्नाटा बिखरा हुआ है। इस बर्फीले जमीन के एक गहरे अंधेरे गड्ढे में एक इंसान गिरा हुआ है, जिसका सूट धीरे धीरे टूट रहा है और थर्मल सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका है। ये मिकी है। उसका साथी टीमो ऊपर से उसे देखता है, पर उसे बचाने के बजाय वो मिकी का बचा हुआ फ्लेम थ्रोवर उठाता है और मिकी को वहीं मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। टीमो के चेहरे पर कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि वो जानता है कल मिकी वापस जिंदा हो जाएगा, एक नए और बिल्कुल ताजे शरीर में। मिकी इस कॉलोनी का एक एक्सपेंडेबल है, एक ऐसा इंसान जिसे मरने के लिए इस मिशन पर लाया गया है और उसकी मौत के बाद उसकी यादों को एक नए क्लोन में प्रिंट कर दिया जाता है। इस बार ये उसकी 17वीं मौत होने वाली थी, पर अंधेरे में अचानक इस प्लेनेट के अजीब और विशालकाय एलियन जीव, जिसे सब क्रीपर कहते हैं, उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मिकी अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर इस बार उसे मौत लेने नहीं आती। इस अजीब और हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी की शुरुआत अर्थ पे हुई थी, पर वहाँ इसके इथिकल और रिलीजियस विवादों की वजह से इस पर बैन लगा दिया गया था। मिकी के एक्सपेंडेबल बनने के पीछे बेहद दर्दनाक और उलझी हुई कहानी थी। अर्थ पर उसने अपने एक दोस्त के चक्कर में आकर बर्गर के बजाय मैक्रोन्स बेचने की एक दुकान खोली, जिसके लिए उसने डेरियस ब्लेक नाम के एक बेरहम इंसान से बड़ा लोन लिया था। जब दुकान पूरी तरह डूब गई तो डेरियस ब्लैंक ने पैसे ना देने वाले इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारना शुरू किया। अपनी जान बचाने के लिए मिकी के पास अर्थ से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वो एक ऐसे स्पेसशिप में शामिल हो जाता है जिसे एक नाकाम पॉलिटिशियन केनेथ मार्शल लीड कर रहा होता है। मार्शल स्पेस में अपना एक अलग ही संसार बनाना चाहता था, जहां उसके मुताबिक सबसे बेहतरीन और प्योर लोग रहें। इस मिशन पर आने के लिए मिकी ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जहां उसके दिमाग का हर एक हिस्सा और हर एक याद एक छोटे से ब्रिक में बैकअप हो जाता है, जिसे हर हफ्ते अपडेट किया जाता था ताकि नए क्लोन में पिछली यादें बनी रहें। 4.5 साल का लंबा ये स्पेस सफर किसी नरक से कम नहीं था। शिप पर खाने के एक एक कैलोरी का हिसाब रखा जाता था। लेकिन इस बेरंग सफर में मिकी की जिंदगी में एक खूबसूरत मोड़ आ जाता है जब उसकी मुलाकात नासा से होती है। नासा एक एलाइड एजेंट, सोल्जर और फाइटर थी जो हर मुश्किल में मिकी के साथ खड़ी थी। लेकिन शिप के बाकी लोग मिकी को एक आम इंसान नहीं बल्कि एक आम डिस्पोजल टूल समझते थे। वो अक्सर उससे पूछते थे कि मरने में कैसा लगता है, पर मिकी के पास उन्हें समझाने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि हर बार जब वो मरता तो उसके शरीर का दर्द बिल्कुल असली होता था। जब शिप अंतिम कार से नेफ्लेम प्लेनेट पर पहुंचती है तो वहां का माहौल पहले से भी ज़्यादा डरावना था। हवा में एक ऐसा वायरस था जो पल भर में किसी की भी जान ले सकता था। मिकी के पिछले क्लोन्स ने गैस होकर, गोलियां खाकर और तड़प तड़प कर अपनी जानें दी, तब जाकर बाकी लोगों के लिए एक वैक्सीन तैयार हो पाई। एक दिन एक बेहद खतरनाक मिशन के दौरान एक फीमेल एजेंट जेनिफर एक बड़े हादसे में बर्फ के नीचे दबकर मर गई। कमांडर मार्शल इसका पूरा जिम्मेदार मिकी को ठहराता है और गुस्से में उसका राशन आधा कर देता है और उसकी ड्यूटी 4 घंटे तक बढ़ा देता है। मिकी को हर दिन बर्फ में भटकना पड़ता है ताकि वो उन एलियन क्रीपर्स का सैंपल ले सके। और यहीं से इस कहानी में सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ आता है, जब मिकी 17 उस गहरे गड्ढे में गिरने के बाद किसी तरह जिंदा बचकर वापस बेस लौट आता है। तो वो थकान से चूर अपने कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके सामने उसके जैसा ही एक और मिकी खड़ा था, मिकी 18। टीमों ने जब रिपोर्ट किया मिकी 17 मर चुका है, तो मेडिकल टीम ने बिना वक्त गवाए एक नया क्लोन प्रिंट कर दिया। कॉलोनी के कानून के मुताबिक एक ही समय पर 2 क्लोन का जिंदा रहना यानी मल्टीपल रहना सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी सज़ा थी दोनों क्लोन का टोटल डिलीशन। इस कानून के पीछे एक पुरानी कहानी थी, जहां एलन नाम का एक साइंटिस्ट ने अपने क्लोन बनाकर अर्थ पर कई मर्डर किए थे और पुलिस कभी तय नहीं कर पाई कि असली गुनाहगार कौन है। अब मिकी 17 और 18 दोनों ही मौत के खौफ से कांप रहे हैं। शुरू में दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, पर फिर वो दोनों समझौता करते हैं कि दोनों आधी आधी राशन खाएंगे, आधा आधा काम करेंगे और बारी बारी से मौत का सामना करेंगे। लेकिन इस गहरे राज को छुपाना नामुमकिन होता जा रहा था। नासा जब मिकी के कमरे में आती है तो दोनों को एक साथ देखकर दंग रह जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी और डर साफ दिख रहा था, पर वो मिकी से इतना प्यार करती थी कि वो उनकी मदद करने का फैसला करती है। वो दोनों को माइल्ड और हैवेनरोन मिकी नाम देती है। पर मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब एजेंट काय को उन पर शक होने लगता है। वो जेनिफर के मौत के दुख में डूबी हुई थी और मिकी से मौत के पीछे का सच जानना चाहती थी। उसी वक्त पुराना दोस्त टीमो अपने एक अलग ही मुश्किल में फंसा था। अर्थ के लोन शार्क डेरियस ब्लैक के एक एसोसिएट ने उसे धमकी दी थी, अगर उसने किसी के मरने का वीडियो नहीं भेजा
तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। टीमो ने मिकी 18 को पकड़कर चैन सॉ से काटने की कोशिश की, पर मिकी 18 बहुत एग्रेसिव था और वो टीमो पर ही पलटवार कर देता है। कमांडर मार्शल को खुश करने के लिए बेस पर एक आलीशान डिनर का आयोजन किया जाता है। मिकी 17 को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जाता है, लेकिन वहाँ का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। मार्शल अपनी प्योर ह्यूमननेस की बातें कर रहा होता है और उन्हें एक अजीब सा कल्चरल मीट खिलाता है। वो मीट खाते ही मिकी के शरीर में अजीब जलन होने लगती है और उसके गर्दन पर लाल निशान पड़ जाते हैं। आर्केडी और डोरो उस पर एक नया पेनकिलर टेस्ट करने के बहाने उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं, पर मिकी किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस अपने कमरे की तरफ भागता है। उसे समझ आ जाता है कि इन बड़े लोग के लिए उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। बेस के बाहर हालात पल पल बदल रहे हैं। मार्शल के आदमियों ने एक छोटी बेबी क्रीपर को पकड़ लिया था ताकि मार्शल की पत्नी उससे एक नया सोर्स बना सके। इस वजह से हजारों गुस्से में भरे क्रीपर्स ने बेस को चारों तरफ से घेर लिया था। मार्शल उन्हें हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक खतरनाक नर्व गैस आरकेडी 3.0 का यूज करने का प्लान बनाता है। मिकी 17 को साइंटिस्ट डॉर्थी से एक अधूरा ट्रांसलेटर डिवाइस मिलता है, जिसे लेकर वो मामा क्रीपर से बात करने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि क्रीपर्स बेहद समझदार हैं। उन्होंने पिछली बार मिकी 17 को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनका दुश्मन नहीं है, बल्कि वो एक बचा हुआ खाना है। लेकिन अब इंसानों ने उनके एक बच्चे लूका को मार दिया था और वो इसका बदला लेने के लिए पूरे बेस को तबाह करने के लिए तैयार थे। मामा क्रीपर साफ कह देती है कि अगर उन्हें अपना बच्चा वापस नहीं मिला तो एक ऐसी आवाज़ निकालेंगे जिससे सब इंसानों के दिमाग और आंखें फट जाएंगी। मिकी 17 बड़े दिमाग से बेस के अंदर नासा को C3 का सिग्नल भेजता है, जिसका मतलब था कैफेटेरिया के पास से बच्चे को आज़ाद करना। नासा अपनी जान पर खेलकर अल्फा को हेस्टेज बनाती है और बेबी क्रीपर जोको को लेकर बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ मार्शल अपनी जीत का एक झूठा और सिनेमैटिक वीडियो बनाने के लिए कैमरा क्रू के साथ बाहर आता है। वो दोनों मिकी को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देता है और उन्हें एक रिमोट डेटोनेट होने वाला बम पहना देता है। मार्शल चाहता था कि जो दोनों में से पहले 100 क्रीपर्स की पूंछ काट के लाएगा वो जिंदा रहेगा और दूसरा ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन तभी वहां नासा बच्चे को लेकर पहुंचती है। माहौल में भयानक सस्पेंस और खौफ था। एक तरफ हजारों गुस्से में भरे क्रीपर्स थे और दूसरी तरफ मार्शल की आर्म फोर्स। मार्शल गुस्से में आकर बच्चे पर गोली चलाने का आदेश देता है, पर उस भयानक धुंध और गोलीबारी के दौरान मिकी 18 मौका देखकर मार्शल पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक दर्दनाक लड़ाई होती है। मार्शल खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, पर मिकी 18 उसे पकड़कर उस बम वेस्ट के साथ उन्हीं क्रीपर्स के बीच ले जाता है। एक जोरदार धमाका होता है और मार्शल का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। बाकी बचे लोग और क्रीपर्स के बीच एक शांति समझौता होता है, जहाँ बच्चा सही सलामत अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। और इस पूरे हादसे के बाद नेफ्लेन प्लेनेट का नया दौर शुरू होता है। नासा को नया कमेटी चेयर चुन लिया जाता है। अपनी पहली असेंबली में वो हमेशा के लिए एक्सपेंडेबल प्रोग्राम को ख़त्म कर देती है और उस बॉडी प्रिंटिंग मशीन को आग के हवाले कर देती है। मिकी 17 अब एक आम इंसान के लिए नासा के साथ ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद था। हालांकि उसके अंदर हल्का सा दुख हमेशा रहेगा कि वो अपने बाकी के क्लोन्स को ज़िंदगी नहीं दे पाया, पर उसकी आंखों में अब एक सुकून था। वो अब सिर्फ एक बदला हुआ क्लोन नहीं, बल्कि एक नया और आज़ाद मिकी था, जो अपनी नई दुनिया में सुकून की सांस ले रहा था।